हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट मतलब स्टमक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि जो भी हम लोग फीड लेते हैं, जैसे कि कोई सॉलिड डाइट लिया, लिक्विड डाइट लिया, जो भी होगा हमारे ओरल कैविटी से इसोफेगस में जाएगा और इसोफेगस में से स्टमक में जाएगा। तो स्टमक एक्चुअली क्या काम करता है? स्टमक एक रिजर्वायर का काम करता है। मतलब जो भी हम लोगों ने फीड लिया है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, फिर उस पर प्रोसेस करना और उसको आगे पहुंचा देना, ये हमारे स्टमक का काम होता है। उसके साथ साथ और भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे डाइजेशन करना, ठीक है, एसिड का सिक्रेशन करना, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी एंजाइम्स होते हैं वो भी सिक्रेट करना। ये सारी चीजों का जो काम होता है वो हमारा स्टमक करता है। लास्ट में हम लोग इसके फंक्शंस भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अगर एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है एग्जैक्टली कैसे होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में इसका जो डेवलपमेंट है वो 5th वीक में स्टार्ट होता है और वो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ के 7th वीक तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 2 वीक में 5th से लेके 7th तक इसका पूरा कंप्लीशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो एब्डोमेन में जो स्टमक यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल या फिर एम्ब्रियोलॉजिक लाइफ में, एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में हमारा स्टार्ट होता है, वो एक लेवल पे स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे 7th वीक जैसे आता है वो धीरे धीरे डाउन साइड में आता है, मतलब उसका डिसेंडिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स और भी है हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे टेस्टिज है। टेस्टिज हमारे एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं और हमारा जैसे ही बर्थ का टाइम आता है उसके धीरे धीरे 7th 8th मंथ तक ये जो टेस्टिज है हमारे एब्डोमिनल कैविटी से हमारे स्क्रोटल एरिया में पहुंच जाते हैं। बराबर, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट भी है, हमारा हार्ट एक लेवल पे बनता है फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ लेवल पे तैयार होते हैं और जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ हमारे खत्म होकर बर्थ के टाइम तक आते हैं तो हमारे जो ये है हमारे जो ऑर्गन्स है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन ले लेते हैं। तो उसी में हमारा एक स्टमक भी इंक्लूड है जो कि एक T10 लेवल से लेके T12 तक यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, और आगे चल के इसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ये एक लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा स्टमक एक्चुअली एडल्ट लाइन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसकी कैपेसिटीज बदलते हैं, जैसे कि बर्थ टाइम पे कितना कैपेसिटी होगा, प्यूबर्टी में कितना होगा, एडल्ट में कितना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी लेंथ में भी वेरिएशन आते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोगों को एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके हमारे एडल्ट लाइफ तक मतलब या फिर बर्थ तक ये कितना चेंजेस होते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों को इस लेक्चर में लेनी है। तो स्टमक बेसिकली क्या है? स्टमक इट इज द रिजर्वायर मस्कुलर बैग फॉर द फूड। ठीक है, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रही है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग लिक्विड्स लेते हैं, वो पूरा जो रिजर्व करने का काम करता है थोड़ी देर के लिए, वो हमारा स्टमक है। स्टमक क्या है? स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। ठीक है, मस्कुलर बैग है ये। ठीक है, जो कि एक रिजर्वायर का काम कर रही है। उसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करना, एसिड का सिक्रेशन करना, ऐसे कुछ फंक्शन इसके होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर अगर एनाटॉमी देख रहे हैं तो हम लोग उसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे, मतलब अगर हम लोग हमारे पास अगर कोई स्टमक का कोई ये दे दे, हमारे पास स्पेसिमन दे देंगे तो उसमें एक्सटर्नली फीचर्स क्या क्या दिखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नली हम लोगों को क्या क्या दिखने वाला है। उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम लोग उसको खोल के देखेंगे तो हम लोगों को कौन सी लेयर जो है हम लोगों को मिलने वाली है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या फिर उसको इंटीरियर भी बोल सकते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द स्टमक और एक्सटीरियर ऑफ द स्टमक, ये 2 पार्ट्स में हम लोगों को इसको पढ़ना। इसके साथ साथ इसके ब्लड सप्लाई बहुत डीप में पढ़ने हैं हम लोगों को। उसके साथ साथ इसका नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा वेगस नर्व का यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है, वो हमारे वेगोटॉमी में, मतलब जो हमारे GERD के पेशेंट होते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जिसको हम लोग कहते हैं, उसके पेशेंट्स में हम लोगों को वेगोटॉमी का एक ऑपरेट करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों को नर्व सप्लाई अगर सही से पता रहेगा तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए जो एनाटॉमी होती है अगर वो हमारी क्लियर होती है तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर एक हमारा बेस होता है कि हम लोग आगे के जो डिसीज या फिर आगे के जो ईयर्स में हम लोग पढ़ने वाले, जैसे कि हमारा सर्जरी है, तो सर्जरी के टाइम पे हम लोगों को ये एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर स्टमक बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो स्टमक क्या है? एक्चुअली जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, ठीक है, जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है वहां पर हमारा स्टमक जो बनता है T10 से लेके
T12 लेवल तक ये बनता है। ठीक है, इसका अगर लेवल एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखेंगे तो T10 से लेके T12 तक होता है। और ये कौन से वीक में स्टार्ट होता है? 5th वीक में बनना स्टार्ट होता है और एम्ब्रियोनिक लाइफ के 7th वीक तक ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये बेसिक है। यहाँ से एम्ब्रियोनिक का मतलब आपको अगर कोई एग्जाम में पूछेगा कि यार ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है स्टमक की, तो स्टमक कौन से वीक में स्टार्ट होता है बनना और वो कौन से वीक तक खत्म होता है, तो आपके आंसर आएंगे 5th वीक और 7th वीक। ठीक है, ज्यादातर ये वाइवा के क्वेश्चन है, हम लोगों को यहाँ पे थ्योरी में कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे तो T10 से लेके T12 तक ये फॉर्म होता है। ठीक है, और ये हमारा जैसे अभी स्टमक जो है ये कुछ इस तरह से जे शेप में प्रेजेंट होता है, बराबर, ये जे शेप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ देखेंगे तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जे शेप नहीं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हमारा स्टमक। ठीक है, जो कि हमारे हाइंड गट से बनता है। ठीक है, हाइंड गट से बनता है। हम लोगों को हमने पहले भी शुरुआत में भी या 10th से भी हम लोग एक सीखते आ रहे हैं कि फोर गट, मिड गट और हाइंड गट हमारे जो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिससे कि हमारे पूरे ऑर्गन्स बनते हैं, उसमें से हमारा जो हाइंड गट है इससे हमारा स्टमक बन रहा है। ठीक है, एक एम्ब्रियोनिक लाइफ का पार्ट है। अगर हम लोग इसका डिसेंड डाउन देखेंगे T10 से लेके T12 तक ये प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके एडल्ट लाइफ में या फिर हमारे जो बर्थ होंगे तो उसके बाद में ये कहाँ पर पहुंचता है, या फिर हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ जब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट होगा वो कहाँ तक जाएगा, वो जाता है हमारा T11 से लेके हमारे L2 तक। ठीक है, या फिर लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टेब्रा तक इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये हमारा एम्ब्रियोनिक या फिर एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल एनाटॉमी का पार्ट की एनाटॉमी में इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, स्टमक की डेफिनेशन क्या है? स्टमक इट इज अ मस्कुलर बैग या फिर इट इज अ रिजर्वायर मस्कुलर बैग। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम लोग माउथ कैविटी से या फिर ओरल कैविटी से लेके हमारे एनस तक का पार्ट देखेंगे तो ये मोस्ट डिस्टेंसिबल, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्टेंडेड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैग है या फिर ये जो स्टमक है, ये तो मस्कुलर बैग, ये मस्कुलर पार्ट से बना है। ठीक है, ताकि ये पूरा अच्छे से हम लोग जब खाना खाएंगे तो ये डिस्टेंड हो पाए। और उसके में हमारे जो एडल्ट लाइफ होती है उसमें उसकी कैपेसिटी बताई गई है 1 से 1.5 लीटर तक की। ठीक है, या फिर इससे ज्यादा भी एडल्ट लाइफ में 2 लीटर तक भी इसकी ये कैपेसिटी बताई जाती है। ठीक है, तो आप लोग अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब या फिर एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। अब ये गैस्टर और वेंटर, गैस्टर का मतलब है बेली, एक ग्रीक वर्ड है गैस्टर। अब ये गैस्टर वर्ड से ना बहुत सारे हम लोग टर्म यूज करते हैं। अगर आपने कभी एक चीज सुनी होगी गैस्ट्राइटिस हुआ है, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हुए हैं, गैस्ट्रिक वराइसिस हुए हैं, तो ये गैस्ट्रिक क्या है? गैस्ट्रिक एक वर्ड है या फिर एक ग्रीक वर्ड है जिससे कि हमारा स्टमक का ये वर्ड बना है। ठीक है, स्टमक वर्ड बना है गैस्ट्रिक वर्ड से या गैस्टर वर्ड से। गैस्टर का एक्चुअल मीनिंग जो है ग्रीक में बेली बताया गया है। ठीक है, तो इसी ये गैस्ट्रिक वर्ड से हम लोग बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं स्टमक के लिए, स्पेशली गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब क्या है? जिसमें कि हम लोगों को ओमेटिंग्स होती है, नोशिया होता है। ठीक है, मतलब हमारे स्टमक में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन की फेज होती है। ठीक है, इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर ये टर्म भी यूज होती है। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या है? हमारे स्टमक में अल्सर बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी गैस्ट्रिक वर्ड यूज हुआ। तीसरा अगर हम लोग टर्म देखेंगे तो गैस्ट्रिक वराइसिस। गैस्ट्रिक वराइसिस का मतलब क्या है कि जो भी वेसल्स होंगी वहां पे डायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वराइसिस का मतलब है कि वेसल्स का टॉर्शियस हो जाना है। ठीक है, आप ये धीरे धीरे टर्म पढ़ते जाओगे, आपको पता भी चलेगा। वराइसिस का यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग बता दे, जो भी वेसल्स होती है हमारी वो टॉर्शियस हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर ये टॉर्शियस वेसल्स होती है और ये आगे जाके अगर कुछ अल्सर्स होते हैं इसमें तो ये ब्लीड भी कर जाती है या फिर ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो इसको गैस्ट्रिक वराइसिस भी हम लोग यूज करते हैं टर्म। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर,
या फिर गैस्ट्रिक सीए जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो सारी टर्म यूज करते हैं हम लोग, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक वराइसिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या फिर गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। तो ये पूरे वर्ड हम लोग स्टमक के रिलेशन में करते हैं, ठीक है। किसके रिलेशन में? यहाँ पर स्टमक के रिलेशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो गैस्ट्रिक वर्ड आया है ये इसीलिए आया है, या फिर इसकी वजह से हम लोग इसके ये वर्ड्स जो गैस्ट्राइटिस ये सब वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये देखेंगे तो इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर फूड, जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसके लिए एज अ रिजर्वायर ये काम कर जाता है, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को ये पचाने में या फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ फैट्स को भी डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। क्या क्या डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है? कार्ब्स होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। इसको याद रखना, कभी कभी आप वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा स्टमक है किसको किसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। सिंपली आपको ये याद भी रह सकता है। अगर हम लोग इसका लोकेशन देखें, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे उस समय पे हमने एक टॉपिक पढ़ा है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। जो हमारा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन का पार्ट होता है उसमें हमारा स्टमक जो है ये कहाँ लाई करता है, कौन सी पोजीशन में लाई करता है, उसके बारे में अगर देखेंगे तो ये जो हमारा स्टमक है वो एक जे शेप में यहाँ पर हमारे स्टमक या फिर हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कुछ ऑब्लिक प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा ईसोफेगस का, ये हमारा स्टर्नम का है, ये मैन्यूब्रियम स्टर्नी है। और यहाँ से जो हमने ईसोफेगस पढ़ा था लास्ट में, ईसोफेगस का जो पार्ट था हमारा, ठीक है, लास्ट पार्ट या फिर टर्मिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, वो कहाँ था? हमारे जो मिड लाइन है, मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लैटरली था। जो हमारे मान लो यहाँ पर मिड लाइन है तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा ईसोफेगस ओपन होता था, कहाँ पर? स्टमक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टमक हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा फंडस होगा और ये हमारा यहाँ से स्टमक फॉर्म हो जाएगा। एक सेकेंड लो, ये इसोफेगस, ठीक है, और ये हमारा स्टमक का पार्ट, ठीक है, ये हमारा स्टमक का पार्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये पूरी जो बैग है या फिर मस्कुलर बैग है ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, ये, ठीक है। अगर इसका शेप देखेंगे आप, शेप अगर देखोगे तो ये क्या है? ये जे शेप लाइक यहाँ पर, या फिर ऑब्लिक हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो द स्टमक इज लाइज ऑब्लिकली इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पार्ट देखेंगे, एब्डोमेन के 9 रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये सारे 9 रीजन हमने डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, और हम लोग 4 क्वाड्रेंट भी पढ़े थे इसमें, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर और राइट लोअर, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट अपर पार्ट में ये प्रेजेंट है और ये ऑब्लिक प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसा है? ये ऑब्लिक प्रेजेंट है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। अगर हम लोग इसका एरिया देखेंगे तो इसमें कौन से एरिया कवर कर लिए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी इसका पार्ट है, इसके साथ साथ एपिगैस्ट्रियम में भी इसका पार्ट है, और कुछ पार्ट्स यहाँ पर हमारे अम्बिलिकल एरिया में भी इसका एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टमक है वो कहाँ पे लाई करता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी करता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी करता है और अम्बिलिकल एरिया में भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थेरोटिकल पार्ट देखेंगे तो स्टमक लाइज ऑब्लिकली इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। ऑक्यूपाइंग द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम सिंपली आप याद रखो कि हमारे आंखों के सामने ये डायग्राम आनी चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को सिंपल इतना याद आएगा कि हाँ यार हमारा स्टमक जो है हमारे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट था, उसके साथ साथ अगर ये एक्सटेंशन इसका कहाँ करता है? हमारे अम्बिलिकल रीजन में। इसका मतलब है कि ये 3 एरिया कवर कर रहा है, हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और हमारा अम्बिलिकल एरिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में देखेंगे इसका शेप। अब शेप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि जो जे शेप इसका प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। अगर आप बीडीसी का किताब देखोगे इसमें 3 जो शेप दिए हैं वो है हमारा, एक तो जे शेप होता है। जे शेप हमारा अगर हम लोग एडल्ट में देखेंगे, एडल्ट में, ठीक है, फुली डेवलप्ड एडल्ट और जो एक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट एक्टिव पर्सन होते हैं, इसमें समवॉट जे शेप बताया है, ठीक है। समवॉट मतलब थोड़ा सा
एक जे शेप लाइक इसका आकार होता है या फिर शेप होता है। ठीक है, अगर हम लोग एडल्ट में ही हम लोग टॉल पर्सन देखेंगे, ठीक है, मतलब जो ज्यादा हाइटेड होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, अगर ऐसे पर्सन में देखेंगे तो एक्चुअल ये जे शेप होता है। ठीक है, यहाँ पर समवट जे शेप बताया है, यहाँ पर जो टॉल पर्सन होते हैं उसमें एक्चुअल जे शेप बताया है, और जो ब्रॉड पर्सनालिटी के लोग होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, थोड़े ब्रॉड होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऐसे पर्सन्स में ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल शेप का होता है यहाँ पर, अगर हम लोग इसकी शेप एंड पोजीशन देखेंगे तो। ठीक है, तो तीन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो तीन शेप बताए हैं हमारे बीडीसी में भी, समवट जे शेप लाइक, जे शेप और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये तीन शेप ये आपको याद रहने चाहिए। अगर इसके बाद में हम लोग इसका एक्सटर्नल फीचर देखेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोगों को देखते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सॉरी, उसके पहले हम लोग इसकी कैपेसिटी और साइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग स्टमक, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि स्टमक एक रिजर्वायर मस्कुलर बैग है, तो इसका मतलब है कि अगर ये बैग है तो इसमें समवॉट कुछ ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर एक क्वांटिटी में इसका जो रिजर्वायर का कैपेसिटी है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली इसमें जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे रिजर्व होंगे वो इसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ तो मैटर करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टमक होता है, स्टमक की अगर बाय बर्थ या फिर बर्थ के टाइम पे एट बर्थ अगर हम लोग इसकी कैपेसिटी देखेंगे तो वो 30 ml होती है। ठीक है, मतलब जो बेबी अभी बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो बॉर्न वाले बेबी में यहाँ पर अगर कैपेसिटी देखेंगे तो ये 30 ml होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है वो आगे आगे यहाँ पर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर हम लोग इसकी प्यूबर्टी में देखेंगे तो वो 1000 ml मतलब 1 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग एडल्ट में देखेंगे, फुली डेवलप्ड एडल्ट में देखेंगे तो 1.5 से 2 लीटर या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर एडल्ट में इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और इसका साइज देखेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर, अगर साइज देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारा स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने देखी 30 ml एट द बर्थ। ठीक है, 1 लीटर हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे, और 1 लीटर से 1.5 लीटर या 2 लीटर तक हमारा एडल्ट लाइफ में इसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फीचर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोगों को क्या क्या स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो डायग्राम है आपको ये सिर्फ डायग्राम याद रखनी है, और ये डायग्राम को अच्छी तरह से इलाबरेट करने आना चाहिए। अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे इसमें सारे स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, और इसी को हम लोगों को याद रखना है डायग्राम को, और इसी से हम लोगों को ये डायग्राम से ये पूरा एक्सटर्नल फीचर इलाबरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा इसोफेगस का टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, ये हमारा इसोफेगस का टर्मिनल पार्ट है जो कि हमारे स्टमक के साथ अटैच हो रहा है, बराबर। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा कार्डियक एंड। ठीक है, जहां पर हमारा इसोफेगस हमारे स्टमक के साथ मिल रहा है वो कौन सा होता है, कार्डियक एंड होता है। ठीक है, और जो हमारा स्टमक का टर्मिनल पार्ट जो हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम से कनेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, फिर पाइलोरिक एंड जिसको हम लोग कहते हैं। तो 2 एंड है यहाँ पर, कार्डियक एंड मान लो एक, या फिर इसको कार्डिया भी कहते हैं, कार्डियक एंड, और दूसरा होता है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम से अटैच होता है, और कार्डियक एंड हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस से ये अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहे हैं वही हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करने। यहाँ पे होंगे 2 ऑरिफाइसेस। 2 ऑरिफाइसेस कौन से होंगे, यहाँ पर एक कार्डियक ऑरिफाइस होगा और एक पाइलोरिक ऑरिफाइस होगा, बराबर। तो कार्डियक ऑरिफाइस मतलब कार्डियक ओपनिंग कौन सी होगी, जहाँ पे हमारा इसोफेगस अटैच हो रहा है, और पाइलोरिक ऑरिफाइस कौन सा होगा, जहाँ पे हमारी जो स्टमक खत्म होके फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम स्टार्ट हो रही है। 2 कर्वेचर हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा जो राइट साइड का कर्वेचर दिख रहा है ये हमारा लेसर कर्वेचर है, और ये जो लार्जर आपको ये जो कर्वेचर दिख रहा है जो कि एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है। ठीक है, 2 सरफेसेस यहाँ पे दिखेंगे आपको, ये होगा हमारा एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे का होगा हमारा पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्डियक पार्ट होता है
और एक पाइलोरिक पार्ट होता है। इसमें भी दो दो यहाँ पर इसके सब डिवाइड किए, सब डिवीजन हुए हैं। जो कार्डियक पार्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमारा फंडस होता है एक, और ये हमारा बीच वाला जो होता है पूरा बॉडी होता है, ठीक है। और जो पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें एक पाइलोरिक एंट्रम आता है हमारा, और दूसरा आता है पाइलोरिक कैनाल। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कार्डियक ऑरिफाइस से, या फिर जो 2 ऑरिफाइसेस यहाँ पे बताए हैं वो 2 ऑरिफाइसेस कौन से। पहला है हमारा कार्डियक ऑरिफाइस। अब जो कार्डियक ऑरिफाइस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमारी इसोफेगस खत्म हो रही थी। इसोफेगस में हमने देखा कि हमारा इसोफेगस कहाँ से कहाँ तक था, जब हमारा क्रिकॉर्ड कार्टिलेज से लेके हमारे यहाँ पर जो T11 वर्टेब्रा है वो लेवल पे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एंड था, जो हमारे इसोफेगस का एंड था, वो कहाँ पे, हम जो मिड लाइन थी, मिड लाइन के 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट और लैटरल में प्रेजेंट था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर जो हमारा कार्डियक ऑरिफाइस होगा, सेम उसी लेवल पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट लाइज बिहाइंड द 7th कोस्टल कार्टिलेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द स्टर्नम। मतलब स्टर्नम हमारा एक मिड लाइन में प्रेजेंट है, और उसका जो जंक्शन है तो वो लेफ्ट साइड में 2.5 सेंटीमीटर इसके लेवल पे ये प्रेजेंट होगा। कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ T11 वर्टेब्रा, जहाँ पे हमारा इसोफेगस खत्म हो रहा था, ठीक है। तो और ये यहाँ पर एक पॉइंट दूसरा एडिशन हुआ है सरफेस मार्किंग के लिए। जो 7th कोस्टल कार्टिलेज होता है हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड का नहीं, लेफ्ट साइड का जो 7th कोस्टल कार्टिलेज है, उसी लेवल पे हमारा इसोफेगस का एंड पॉइंट है, और उसी लेवल पे हमारा जो कार्डियक ऑरिफाइस है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आगे का पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये समझ में आया कि हमारा कार्डियक ऑरिफाइस कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे T11 वर्टेब्रा और उसके साथ साथ 7th कोस्टल कार्टिलेज के पीछे पर, सॉरी, लेवल पे। अगर हम लोग इसका पाइलोरिक ऑरिफाइस देखेंगे तो पाइलोरिक ऑरिफाइस क्या है, इट ओपन्स इनटू द डिओडिनम। डिओडिनम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट पार्ट ही होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम में हमारा पाइलोरिक ऑरिफाइस ओपन हो रहा है, ठीक है। इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। जो हमारा मीडियन प्लेन होगा इसके 1.2 सेंटीमीटर राइट में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर राइट में, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टेब्रा। L1 वर्टेब्रा की लोअर बॉर्डर तक ये हमारा पाइलोरिक ऑरिफाइस प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कर्वेचर हमने देखे थे, एक यहाँ से राइट साइड में जो कर्वेचर था वो हमारा लेसर कर्वेचर होगा, ठीक है। जो राइट साइड में प्रेजेंट, सॉरी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट था, ये बड़ा वाला जो एलोंगेशन यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर। वाइवा में इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो कि ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ये लार्जर पार्ट है, तो वाइवा में कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो ग्रेटर पार्ट है यही ग्रेटर क्यों है, ये इलोंगेटेड इतना क्यों है, और ये जो लेसर कर्वेचर है ये इतना छोटा क्यों है। अगर हम लोग इसकी ये देखेंगे, मतलब कंपैरिजन में देखेंगे, तो लेसर कर्वेचर 5 टाइम्स छोटा होता है ग्रेटर कर्वेचर से, ठीक है, 5 टाइम्स, या फिर उसके अपोजिट भी बोल सकते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर जो है ये 5 टाइम्स लार्जर होता है, लॉन्गर होता है हमारे लेसर कर्वेचर से, ठीक है। तो इसका जो 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ है वो क्यों है, जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें इसकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है एज कंपेयर टू लेसर कर्वेचर। इसीलिए ये कर्वेचर जो है या फिर ग्रेटर कर्वेचर है जो ये लॉन्ग है एज कंपेयर टू लेसर कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होती है ये एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होती है हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, इसीलिए ग्रेटर कर्वेचर लॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि ये जो ग्रोथ हुई है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ की ग्रोथ है, बराबर। तो हमारे अगर हम लोग कर्वेचर्स देखेंगे तो कर्वेचर 2 प्रेजेंट है, हमारी लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। तो एक एक हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेसर कर्वेचर क्या है, अगर यहाँ पे लेसर कर्वेचर देखेंगे तो लेसर कर्वेचर कैसी थी, ठीक है, ये हमारा डिओडिनम था, सॉरी इसोफेगस था, ये हमारा कार्डियक एंड, यहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेसर कर्वेचर अगर देखेंगे तो लेसर कर्वेचर कैसी है, हमारी शॉर्ट है और ये कॉनकेव है, बराबर, ये कॉनकेव है। तो लेसर कर्वेचर कॉनकेव है, ठीक है। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। अगर हम लोग इसको बॉर्डर भी कह सकते हैं तो बॉर्डर के लिए हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये राइट बॉर्डर बना रही है हमारे स्टमक की, जबकि ये ग्रेटर कर्वेचर जो है लेफ्ट बॉर्डर बनाएगी,
ठीक है। इट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू द लेसर मोमेंटम। जब हमारा जो हम लोग पार्ट्स देखेंगे एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पर जो पेरिटोनियल रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं, तो पेरिटोनियम यहाँ पर जो लेसर कर्वेचर पे पार्ट यहाँ पर अटैच होता है, पेरिटोनियम का दोनों लेयर जब यहाँ पे अटैच होते हैं या फिर मीट होते हैं, वहां से हमारा लेसर मोमेंटम के लिए यहाँ पर जनरेशन होता है, या फिर लेसर मोमेंटम को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है हमारी लेसर कर्वेचर, बराबर। जबकि यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर में क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर मोमेंटम होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉच प्रेजेंट होती है, जो नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये जो नॉच है यहाँ पर, ये नॉच क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंसिजुरा एंगुलारिस, ठीक है। एक डायग्राम में ही समझते हैं, एक सेकंड आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो हमने अभी लास्ट डायग्राम देखी थी जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे थे, ठीक है, ये क्या है, ये डायग्राम में यहाँ पर ये जो एंगुलेशन दिख रहा है आपको, जहाँ पे हमारी लेसर कर्वेचर ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होती है या फिर एक एंगल बना रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर इंसिजुरा या फिर एंगुलारिस इंसिजुरा, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर में एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है, ये कार्डियक नॉच है। और या फिर इसको एंगल ऑफ हीज भी कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ हीज, ठीक है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम लोगों को जो GERD नाम का डिसीज है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसमें आता है। अगर ये एंगुलारिस नॉच, सॉरी ये कार्डियक नॉच या फिर एंगल ऑफ हीज अगर ये बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टमक की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पर वर्टिकल होगी, तो क्या होता है कि ये जो स्टमक का कंटेंट है या फिर जो एसिड सीक्रेट होता है वो हमारे इसोफेगस में इजीली चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एंगल ऑफ हीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है GERD में, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीजेस में, ठीक है। वो आपका क्लिनिकल पार्ट होगा। यहाँ पे ये हमारी लेसर कर्वेचर पे क्या है, एंगुलर इंसिजुरा या फिर एंगुलारिस इंसिजुरा जिसको हम लोग कहते हैं, और ग्रेटर कर्वेचर पे एक नॉच प्रेजेंट है जिसको हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेसर कर्वेचर हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर की बात करते हैं, तो ग्रेटर कर्वेचर हमारा 5 टाइम्स लॉन्ग है हमारी लेसर कर्वेचर से, ठीक है, 5 टाइम्स लॉन्ग है हमारी ग्रेट लेसर कर्वेचर से। और ये कैसा है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखे थे, ये कुछ डोम शेप यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसी है, ये कॉन्वेक्स प्रेजेंट होती है हमारी जो ग्रेटर कर्वेचर है, ये कैसी है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स, एंड इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। जैसे ये सॉरी लेफ्ट बॉर्डर, ये जो राइट बॉर्डर बना रहा था, सेम हमारे ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट बॉर्डर बनाएगी। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ग्रेटर मोमेंटम, द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। जो हमारे ग्रेटर कर्वेचर होती है वो क्या क्या अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, ग्रेटर मोमेंटम के लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट के लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और जो कार्डियक नॉच होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये जो कार्डियक नॉच होती है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एंगल ऑफ हीज भी कहते हैं, एंगल ऑफ हीज भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेटर कर्वेचर हुई, ठीक है। इसके बाद का पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ऑरिफाइस हुए अभी हमारे, ठीक है, कर्वेचर्स हुए। अब इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो पार्ट्स कौन से होंगे, या फिर जो हमारे पार्ट्स हमने देखे थे कि एक कार्डियक पार्ट होता है और एक इसका पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। वो पार्ट्स देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सरफेसेस के बारे में जान लेते हैं। सरफेसेस क्या है, 2 सरफेस प्रेजेंट है। 2 सरफेस कौन से, एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा, ठीक है। जो एंटीरियर सरफेस होता है उसको हम लोग एंटेरो सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है तो पोस्टीरियर सरफेस को हम लोग पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस या फिर एंटेरो सुपीरियर सरफेस इसको हम लोग कहते हैं। इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। ये कैसे फेस कर रहा है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। जबकि पोस्टीरियर सरफेस अगर देखेंगे तो वो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 सरफेसेस है। यहाँ पे मेन जो पार्ट होते हैं हमारे फंडस के वो 2 होते हैं, ठीक है। और ये 2 पार्ट को हम लोग सब डिवाइडेड करते हैं टोटल 4 पार्ट्स में, ठीक है। 4 पार्ट्स कौन से होंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर
ये हमारी कार्डियक एंड होता है, बराबर। यहाँ पर ये जो है ये हमारा कार्डियक एंड है, बराबर। तो कार्डियक एंड से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो ये जो डोम शेप पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो हमारे एंगुलर नॉच से जो कार्डियक नॉच के नजदीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फंडस, फंडस ऑफ स्टमक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पार्ट है जो कि फंडस जहाँ पे खत्म होगा, कहाँ पे, जो हमारे कार्डियक ऑरिफाइस या फिर कार्डियक एंड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हमारा फंडस खत्म होगा, तो ये पूरा पार्ट जो आता है ये पूरा हमारा बॉडी का पार्ट आता है, ठीक है। ये स्टमक की बॉडी होती है। और स्टमक की बॉडी कहाँ तक प्रेजेंट होगी, ये जो हमारी लेसर कर्वेचर का एंगल है, जिसको कि हम लोग एंगुलर जो हमारा इंसिजुरा था, एंगुलरिस इंसिजुरा था, वहां पर ये बॉडी का पार्ट खत्म होता है, ठीक है। और एंगुलरिस इंसिजुरा से हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम है, जहां पर ये कनेक्ट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम को, यहाँ तक ये पाइलोरिक पार्ट होता है। और पाइलोरिक पार्ट में जो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर जो पार्ट प्रेजेंट होगा, 7.5 सेंटीमीटर, वो होगा हमारा पाइलोरिक एंट्रम का पार्ट, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम का पार्ट। और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो 4 पार्ट इसके मेन है, एक होता है फंडस, एक होता है बॉडी, एक होता है पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा होता है पाइलोरिक कैनाल। अगर हम लोग इसके 2 पार्ट्स मेन देखेंगे तो क्या है, एक कार्डियक पार्ट होता है और दूसरा होता है पाइलोरिक पार्ट, जो कि 10 सेंटीमीटर है टोटल मिला के, 7.5 सेंटीमीटर ये और 2.5 सेंटीमीटर हमारा पाइलोरिक कैनाल। तो ये टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये जो फंडस है, फंडस क्या है, फंडस इट इज अपर कॉन्वेक्स डोम शेप्ड पार्ट। जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर में जो डोम यहाँ पर दिख रहा है, ये फंडस का पार्ट होता है। अगर हम लोग फंडस में देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज कॉमनली डिस्टेंडेड विद गैस। जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसके साथ साथ हमारा फैरिंग्स से कुछ गैस भी यहाँ पर हमारे इसोफेगस में आती है, और जो गैस यहाँ से आएगी वो कहाँ पे होती है, हमारे फंडस में ज्यादातर कलेक्ट होती है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जैसे स्टमक स्टार्ट होता है तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट आता है फंडस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कभी पेशेंट का एक्सरे देखेंगे, चेस्ट एक्सरे अगर देखेंगे, वहां पे जो डायफ्राम का जो डोम होता है, ठीक है, तो लेफ्ट डायफ्राम के नीचे अगर कुछ एयर दिख रही है तो वो एयर जो होती है वो हमारी फंडस की एयर होती है, ठीक है। और ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन अगर सेम एयर अगर हम लोगों को राइट डायफ्राम के नीचे दिख रही है, जो राइट डोम होता है डायफ्राम का, उसके नीचे अगर कुछ एयर दिख रही है, तो हम लोगों को पैथोलॉजी सस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई परफोरेशन हुआ है, ठीक है, या फिर हमारे कोई इंटेस्टाइन का पैथोलॉजी यहाँ पर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सेम ईयर अगर लेफ्ट साइड में दिख रही है तो वो कोई पैथोलॉजी नहीं, वो फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इतना याद रखना, ये इसका क्लिनिकल पार्ट होता है। अगर इसकी बॉडी देखेंगे तो बॉडी इट लाइज बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। जो फंडस होता है, फंडस जहाँ पे खत्म होगा तो वहां से पूरा पाइलोरिक एंट्रम तक का ये पार्ट पूरा जो है ये हमारा बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। इट लाइज इट कैन बी डिस्टेंडेड इनॉर्मसली अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर। ये जो पार्ट है ऑब्वियसली ये हमारे स्टमक की बैग है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंड कर जाती है, एक्सटेंड कर जाती है, ये हमारी ग्रेटर कर्वेचर के साइड से, ठीक है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फंडस एंड द बॉडी ऑफ द स्टमक कंटेन्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल। अब जो हमारा फंडस होता है और बॉडी होती है, इसमें कुछ गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एसिड सिक्रेशन करते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ 3 ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, ठीक है। द चीफ पेप्टिक एंड जाइमोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, विच सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से द चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स, ठीक है। ये 3 सेल, चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वो क्या सीक्रेट करते हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर पैराइटल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एसिड सीक्रेट करते हैं, HCl सीक्रेट करते हैं,
ठीक है। पैराइटल सेल्स होते हैं हमारे, जो कि हमारा HCl सीक्रेट करते हैं, ठीक है, पैराइटल सेल। या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर सीक्रेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा कार्डियक पार्ट हुआ, ठीक है। दो पार्ट है, कार्डियक पार्ट है, उसमें हमने दो देखे, फंडस देखा और बॉडी देखा। फंडस कहाँ से कहाँ तक है, जो हमारा कॉन्वेक्सिटी था सॉरी, जो कार्डियक पार्ट था वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो जो डोम शेप पार्ट बन रहा है वो फंडस है, और डोम शेप पार्ट जहाँ पे खत्म होगा वहां से हमारी ग्रेटर कर्वेचर का जहाँ पर पाइलोरिक एंट्रम आएगा वहां तक का पार्ट पूरा क्या था, हमारा बॉडी था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर पाइलोरस का पार्ट देखेंगे तो वो क्या है, पाइलोरस हमने देखा कि वो 10 सेंटीमीटर का पार्ट है, टर्मिनल पार्ट हमारे स्टमक का, ठीक है। जहाँ पर हमारा स्टमक जो है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम से कनेक्टेड रहेगा, वो होगा हमारा स्टमक का पाइलोरस पार्ट, ठीक है। और पाइलोरस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा होता है पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो पाइलोरिक एंट्रम क्या है, पाइलोरिक एंट्रम इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर म्यूकस सेल्स सीक्रेट करते हैं, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, सॉरी, ठीक है। पाइलोरिक कैनाल क्या है, इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज अ नैरो एंड ट्यूबुलर पार्ट। जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा नैरो और ट्यूबुलर पार्ट होता है स्टमक का हमारे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लास्ट का, ये नैरो एंड ट्यूबुलर पार्ट होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि टोटल पाइलोरिक एंड कितना हुआ, 7.5 सेंटीमीटर ये और 2.5 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है वो हमारा पाइलोरिक पार्ट होगा, और रिमेनिंग 15 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा कार्डियक का पार्ट होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके रिलेशंस देखेंगे, जो हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है वो ऑब्लिकली प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्लिकली प्रेजेंट है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसका पेरिटोनियल रिलेशनशिप देखेंगे तो पेरिटोनियल रिलेशन में जो हमारा स्टमक है ये दोनों साइड से प्रेजेंट होता है पेरिटोनियम, इसके मतलब एंटीरियरली पेरिटोनियम प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली भी पेरिटोनियम। तो इसका मतलब है स्टमक इट इज एन इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन सॉरी, स्टमक इज एन इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। तो पेरिटोनियम यहाँ पर दोनों साइड से प्रेजेंट है, तो वो कौन से रिलेशंस बनाता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो एंटीरियर सरफेस होता है उसके पेरिटोनियल रिलेशंस क्या क्या है, और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है उसके रिलेशंस क्या क्या है। अगर हम लोग पेरिटोनियल रिलेशन देखें तो स्टमक इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम ऑन बोथ साइड्स या फिर बोथ इट्स सरफेस, ठीक है। ये जो है यहाँ पर दिख रहा है ये एंटीरियर सरफेस होगा, और ऑब्वियसली अगर हम स्टमक का पीछे वाला पार्ट मतलब पोस्टीरियर पार्ट देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखते हैं वो है हमारी किडनी है, लाइक स्प्लीन का पार्ट आता है, पैनक्रिया का पार्ट आता है, हमारा ट्रांसवर्स कोलन का जो हमारा स्प्लिनिक फ्लेक्चर है वो भी यहाँ पर पार्ट आता है हमारा पोस्टीरियर रिलेशन में, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पोस्टीरियर एंटीरियरली हमारे पेरिटोनियल रिलेशन और पोस्टीरियरली क्या क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो स्टमक इट इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स साइड्स या फिर बोथ इट्स सरफेस, दोनों सरफेस को ये पेरिटोनियल रिलेशन प्रेजेंट है। एट द लेजर कर्वेचर, जो हमारा लेसर कर्वेचर होता है, द लेयर ऑफ पेरिटोनियम लाइनिंग एंड the anterior and posterior surface meet and become the continuous with the lesser omentum। जैसे यहाँ पर शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया कि जो सरफेस होते हैं दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जब यहाँ पर लेसर कर्वेचर पे मीट होते हैं तो वहां पे हमारा लेसर ओमेंटम तैयार होता है, और जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर पे ये जब मीट होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लेसर ओमेंटम कहाँ पे होगा, हमारे लेजर कर्वेचर पे, और ग्रेटर ओमेंटम होगा हमारी ग्रेटर कर्वेचर पे, ठीक है। तो ये हमारा पेरिटोनियल रिलेशन हुआ। अब इसके बाद में देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस जब होता है अटैच तो होता है हमारा ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। उसके साथ साथ along the greater part of the greater curvature the two layers meet and to form the greater omentum, ठीक है। ये लाइट सेम आई है, ठीक है। नियर द फंडस, जो फंडस होता है हमारा जो कि डोम शेप पार्ट होता है, टू लेयर्स मीट टू फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों पार्ट्स मीट होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नियर द कार्डियक एंड, कार्डियक एंड के पास अगर ये होता है मीटिंग तो क्या होता है, द पेरिटोनियम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड इनटू द डायफ्राम एज अ गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। ये कहाँ पे हमारे कार्डियक एंड पे है। तो चार पार्ट्स यहाँ पे देखे हमने, जो लेजर कर्वेचर पे था,
लेसर कर्वेचर पे तो लेसर ओमेंटम, ठीक है, लेसर ओमेंटम। ग्रेटर कर्वेचर पे आया तो ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। अगर हम लोग ये फंडस का पार्ट देखेंगे तो फंडस पे क्या है हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और अगर हम लोग इसका कार्डियक एंड देखेंगे, कार्डियक एंड देखेंगे तो वो होता है हमारा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोफ्रेनिक मतलब गैस्ट्रम हमारा स्टमक, और फ्रेनिक मतलब डायफ्राम के साथ का इसका एक लिगामेंट या फिर अटैचमेंट, ठीक है। तो ये चार यहाँ पर हम लोगों को पेरिटोनियल रिलेशन याद रखने, ठीक है। अगर हम लोग इसके विसरल रिलेशन देखेंगे, विसरल मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन कौन से इसके एंटीरियरली और पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर इसके एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन में हम लोग देखेंगे। तो विसरल रिलेशन में पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के एंटीरियर सरफेस पे कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा लीवर है, ठीक है, एंटीरियरली आएगा, ठीक है। उसके बाद में डायफ्राम जो है, डायफ्राम भी एंटीरियरली आता है। उसके साथ साथ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो भी ऑब्वियसली हमारी एंटीरियरली आएगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो द सरफेस या फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड टू द लीवर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट जो होता है ये हमारा पूरा लीवर का पार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीवर में देखेंगे तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, उसके साथ साथ एंटीरियरली यहाँ पर हमारा जो कॉर्डेट लोब होता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे लीवर के पार्ट हुए। उसके बाद में द डायफ्राम, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायफ्राम है हमारा, लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम जहाँ पर हमारा कार्डियक एंड पे प्रेजेंट होता है, तो वो डायफ्राम का पार्ट भी यहाँ पे अटैच है। उसके साथ साथ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर रिलेशन में अगर देखेंगे तो स्टमक के क्या क्या आता है, एक लीवर आता है, डायफ्राम आता है और हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आती है। तो ये हुए इसके एंटीरियर विसरल रिलेशन। अगर हम लोग इसको पोस्टीरियर विसरल रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो एक पार्ट बनता है पोस्टीरियर रिलेशन में, इसको हम लोग कहते हैं स्टमक बेड, स्टमक बेड इसको हम लोग कहते हैं। अब एक स्टमक बेड जो है इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। बहुत बार एक क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में पूछते हैं कि स्टमक बेड मतलब क्या है। अब जब हम लोग ये बेड वर्ड यहाँ पर पढ़ते हैं तो बेड का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली जो भी पार्ट होगा या फिर जो भी हमारा ऑर्गन का पार्ट होगा उसका पोस्टीरियर पार्ट ही ऑब्वियसली इसका बेड बनाएगा। तो सर यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो पोस्टीरियर रिलेशन होंगे वही इसका स्टमक का बेड बनाएंगे। तो पोस्टीरियर रिलेशन जो हमारे विसरल ऑर्गन के हैं वो क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो डायफ्राम प्रेजेंट है। ये डायग्राम में यहाँ पर पूरे पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पर अच्छे से दिए है। तो ये यहाँ पर ये देखेंगे आप, तो ये डायफ्राम प्रेजेंट है हमारे पोस्टीरियर में। तो स्टमक बेड में पहला पार्ट आया डायफ्राम का। दूसरा पार्ट देखेंगे तो हमारी लेफ्ट किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर देखेंगे आप तो ये लेफ्ट किडनी है, और ऑब्वियसली लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या होगी, सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी। तो पोस्टीरियर रिलेशन में पहला पार्ट आया डायफ्राम का, दूसरा आया हमारी लेफ्ट किडनी का, तीसरा आया लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड का। कुछ हद तक हमारा स्प्लीन का पार्ट भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस है या फिर स्टमक बेड है उसमें स्प्लीन एक हमारा कवर कर जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखोगे आप, ये क्या है, ये हमारा पैनक्रिया है, ठीक है, ये हमारा पैनक्रिया है। तो पैनक्रिया भी एक स्टमक बेड बनाने में हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ जो स्प्लीन है उसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो मेन आर्टरी है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। ये जो स्पाइरल यहाँ पे फॉर्म में दिख रही है आपको, ये स्पाइरल फॉर्म में यहाँ पर जो दिख रही है ये हमारी स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है। तो ये स्प्लेनिक आर्टरी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन आपको दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन का जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर जो है ये भी हमारा पोस्टीरियर बेड पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन। उसके साथ साथ ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन भी यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है वो भी हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है जैसे कि डायफ्राम हुआ, लेफ्ट किडनी हुई,
लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड हुआ, पैनक्रिया है, उसके साथ साथ मेसोकोलोन है, ठीक है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर किसका, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन को जो फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो कर्वेचर होता है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो होता है ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टमक बेड में। इसके साथ साथ और भी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्प्लेनिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी जो यहाँ पर स्पाइरल में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब स्टमक बेड में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, ये डायग्राम अगर देखेंगे तो डायग्राम से हम लोगों को पूरा समझ में आएगा। एक डायफ्राम है, दूसरा है हमारे स्प्लीन, तीसरा लेफ्ट किडनी, चौथा लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, पांचवा है हमारा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक आर्टरी है, और पैनक्रिया का बॉडी है, ठीक है। तो ये पूरे रिलेशन जो है हमारे पोस्टीरियर रिलेशन है, पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन से, और वो कौन से, विसरल रिलेशन, ठीक है, विसरल रिलेशन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक बेड, ठीक है। ये हमारा स्टमक बेड पे कभी कभी एक शॉर्ट नोट पूछ लेते, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा स्टमक बेड खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम लोग इसका ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, इसके फंक्शंस हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे।